लगभग 20 वर्ष पुरानी बात है। लखनऊ के विश्वविद्यालय में एक बहुत ही सीधी, भद्र, सुलझी हुई, कुशल अध्यापिका थीं। वह BA कक्षा की संस्कृत विषय की अध्यापिका थीं। उनका नाम था ज्योति वर्मा। उनका मन तो सुंदर था ही, तन भी निहायत खूबसूरत था। सुंदरता ने उनके गोरे चिट्टे बदन पर मानो 4 चांद लगा रखा था। रेशमी बाल और सुरमई आंखें देखते ही लगती थी जैसे कि वह वाकई रूप की रानी हो। उनका गोरा रंग देखकर लोग आहें भरकर रह जाते। उनकी अदाएं बहुत निराली थीं। उनका हर अंदाज एकदम अनोखा था। जो व्यक्ति उनसे एक बार बात कर लेता वह मंत्रमुग्ध हो जाता और खुद को धन्य समझने लगता। ज्योति के अंदर वे सभी गुण मौजूद थे जो किसी देवी में होते हैं। ज्योति की अभी शादी नहीं हुई थी, अभी तक वह कुंवारी ही थी। उनके माता पिता की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। एक बार की बात है, ज्योति की कक्षा में एक बड़े ही उज्जड़ विद्यार्थी ने दाखिला ले लिया, जो क्लास के बाकी अन्य छात्रों से उम्र में काफी बड़ा और बहुत ही बदतमीज था। उसका नाम राघव था। संस्कृत विषय का छात्र होते हुए भी उसे संस्कारों से कुछ भी लेना देना नहीं था। बड़ा ही मनचला और दिल फेंक युवक था। वह न तो कोई छोटा देखता और न बड़ा, जो जी में आता फौरन बोल देता था। उसे किसी का डर तो था नहीं, लेकिन बोलने से पहले उसके अंजाम के बारे में कुछ भी विचार नहीं करता था। उसे किसी का बिल्कुल भी कोई डर न था। उसका कद लगभग 8 फीट लंबा था। गर्दन भी जिराफ की तरह लंबी थी। इतना ही नहीं, वह बहुत बड़ा बातूनी भी था। उम्र ज्यादा होने के कारण अपनी उम्र से काफी कम उम्र के विद्यार्थियों के साथ बैठकर पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। संस्कार क्या होते हैं उसे पता ही नहीं था। वह इतना शरारती था कि कक्षा में हरदम इधर-उधर ताक-झांक किया करता था। कभी किसी लड़की को घूर घूर कर निहारने लगता, तो कभी किसी हसीन युवा अध्यापिका को घूरने लगता था। राघव को कॉलेज में दाखिला लिए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन उसकी नजर अचानक ज्योति जी पर पड़ गई। वह उन्हें देखते ही अपनी सुध-बुध खो बैठा। गुरु शिष्य की परंपरा को भूलकर वह मन ही मन उन्हें अपने मन के आईने में उतारने लगा। उसकी नजर कमसिन ज्योति जी के चेहरे पर जाकर अटक गई। मन में काम भावना उत्पन्न होते ही वह अपने कर्म मार्ग से भटककर प्रेम की आग में लीन हो गया। इससे राघव की भूख प्यास तो मिट ही गई, उसकी आंखों से रातों की नींद भी उड़ गई। वह काम पीड़ा से अंदर ही अंदर तड़पने लगा। अब वह दिन रात ज्योति जी के बारे में सोचकर दुबला होने लगा। अब वह मन ही मन कुढ़-कुढ़ कर जीने लगा। अगर उसका वश चलता तो वह ज्योति जी को पकड़कर कसकर अपने सीने से लगा लेता। यह सोचते ही उसके मन में घुटन सी होने लगती। काश उसके दिल के अरमान पूरे हो जाते, उसकी हसरत मिट जाती। वह नींबू को इस प्रकार निचोड़ डालता कि एकदम रसहीन हो जाता था। लेकिन विद्यालय के अनुशासन और सामाजिक मर्यादाओं के सामने वह बहुत ही विवश था। उन पर उसका कोई जोर न था। वह अपने मन का दुख किसी को बताकर दिल का बोझ हल्का करने में असमर्थ था। अगर किसी से कुछ बताता तो बदनाम होने का डर था। लेकिन यह भी सच है, मन में एक बार जब वासना आ जाए तो पुरुष सीधे रास्ते से हटकर बुराई के रास्ते पर निकल जाता है। काम वासना के दलदल में फंसकर वह अपराधी बन जाता है। उसे फिर और कुछ दिखाई नहीं देता है। आँख होते हुए भी वह बिल्कुल अंधा हो जाता है। उसका मन उसका काबू में नहीं रहता। मस्तिष्क अनियंत्रित हो जाता है और हर समय काम वासना में डूबा रहता है। आखिरकार उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसा कि मानसिक रोगी। ऐसी ही कुछ दशा राघव की हो गई थी। मन बेकाबू होते ही राघव अपनी बुरी नजर के चलते ज्योति पर डोरे डालने की असफल कोशिश करने लगा।
वह हमेशा इस जुगत में लगा रहता कि सुंदरता की मूरत ज्योति जी को अपने वश में कैसे करूं, उसे मैं अपनी ओर किस तरह आकर्षित करूं। अगर मुझे वशीकरण मंत्र आता तो चुटकी बजाते ही उसे अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाता। पर ज्योति इन बातों से एकदम अनजान थी। उसे राघव की हरकतों का कुछ पता ही न चल पाता। वह हरदम अपनी धुन में ही लगी रहती थी। उसे इतनी फुर्सत ही न थी कि वह मस्खरे राघव की किसी हरकत पर ध्यान दे पाती। उसे बस अपने काम से काम था। हर अच्छा अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों को भली भांति पहचानता है। वह उनकी नस नस से वाकिफ होता है। वह उनकी खूबियों और कमजोरियों पर अपनी कड़ी निगाह रखता है। पुरुष किसी स्त्री को किस नजर से देखता है वह तुरंत समझ जाती है और नजर परखते ही सतर्क हो जाती है। छात्रों से भरी कक्षा में राघव की बार बार की ऊटपटांग हरकतों से एकदम बेखबर ज्योति को कुछ ही दिन बाद यह एहसास होने लगा कि राघव सचमुच एक लफंगा है। वह पढ़ने लिखने का शौकीन नहीं, केवल बातूनी है। यहाँ आकर यह अपना समय गुजारता है। इससे दूसरे विद्यार्थियों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। विद्यार्थी किसी भी दिन मेरा मजाक बना सकते हैं, इससे मेरी जग हंसाई हो सकती है। सारे शिक्षक यही कहेंगे कि अपने छात्रों पर ज्योति का कोई नियंत्रण नहीं है, बहुत ही कमजोर शिक्षिका है। लेकिन ज्योति को यह जरा भी एहसास न हुआ कि राघव उसे अपना दिल दे बैठा है। वह उसे बेनतहा चाहने लगा है। ज्योति मन लगाकर चुपचाप अपना काम करती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि उसके प्रति राघव की हरकत आए दिन बढ़ने लगी। वह ज्योति को ऐसी नजरों से देखता जैसे भूखे शेर की तरह मौका मिलते ही उन पर झपट पड़ेगा। वह बार बार उन्हें आंख के इशारे से आमंत्रित करने की कोशिश करता था। समय यूं ही गुजरता गया। एक दिन सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा में बैठे हुए थे कि इतने में ज्योति जी अचानक कक्षा में आती हैं। कक्षा में उनके दाखिल होते ही राघव ठहाके मारकर हंस पड़ा। यह बात ज्योति को बहुत नागवार गुजरी। देखते ही देखते वह एकदम आग बबूला हो उठी। उसके तन बदन में आग लग गई। पलक झपकते ही उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। एक बार उनके जी में आया कि लाओ इस मजनू की औलाद के गाल पर 2-4 चाटें खींचकर जड़ दूं। यह सदा के लिए अपनी आदत भूल जाएगा, पर फिर यह सोचकर रुक गई कि इससे कॉलेज का माहौल बिगड़ सकता है। उदंड के साथ उदंडता करना सही नहीं है। अनियंत्रित को नियंत्रित कर लेना ही बुद्धिमानी है। शिक्षक का काम बिगड़े को सुधारना है। मूर्ख को ज्ञान देकर उसे सही रास्ते पर लाना है। हमेशा जैसे को तैसा मुहावरा उचित नहीं होता है। मन में यह विचार आते ही अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए बड़े संयम के साथ बोली, क्यों मिस्टर राघव, आज आपको बड़ी हंसी आ रही है, क्या बात है? इस प्रकार आपके हंसने का कारण क्या है? आपकी इस भद्दी हंसी का मकसद क्या मैं जान सकती हूँ? यह सुनते ही राघव की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ज्योति जी का कठोर वचन कानों में पड़ते ही उसकी हक्की बक्की बंद हो गई। उसके होंठ मानो सिल गए। ऐसा लगने लगा जैसे वह गूंगा और बहरा हो गया है। एक चुप हजार चुप। उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। मारे भय के वह थर-थर कांपने लगा। यही नहीं, वह अब उनसे नजर मिलाने की जुर्रत भी न कर पा रहा था। वह उनकी ओर न देखकर इधर उधर झांकने लगा। उसका यह साहस ज्योति को बिल्कुल भी अच्छा न लगा। कुछ देर बाद वह फिर बोली, अच्छा मिस्टर राघव, जरा खड़े हो जाइए। यह सुनकर राघव शुतुरमुर्ग की भांति अपनी गर्दन जमीन की ओर नीची करके बड़ी निर्लज्जता से बोला, मैडम, जितना सब लोग खड़े होने पर दिखाई देते हैं उतना मैं बैठे रहने पर भी दिखाई दे रहा हूँ। मेरी ऊंचाई इतनी है, आप मुझे ऐसे ही देख लीजिए। मुझे खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जिद देखकर
ज्योति जी शेरनी की तरह दहाड़ते हुए डपटकर बोली, मिस्टर राघव, मैंने कहा बिना किसी नानुकर के खड़े हो जाइए, वरना ठीक न होगा। मैं पूरी कक्षा के सामने आपको लज्जित नहीं करना चाहती। मेरा इरादा आपको शर्मिंदा करने का कतई नहीं है। मुझे आपसे आज कुछ पूछना है। तब डरते डरते राघव बोला, मैडम, अब अगर आप कहती ही हैं तो लीजिए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। इतना कहकर वह चुपचाप खड़ा हो गया। ज्योति फिर बोली, इधर आइए मेरे पास। यह सुनना था कि हमेशा गुर्राने वाले शेर दिल नौजवान के होशवास ही गुम हो गए। पल भर में ही उसे अपनी नानी याद आने लगी। वह सोचने लगा, है परमात्मा, अब मेरे साथ क्या होने वाला है? यह औरत ही है या कोई बला? आज यह मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव क्यों कर रही है? क्या मंशा है इसकी? हमेशा हंसमुख रहने वाली देवी रुद्र रूप धारण करके आज अचानक दहकती ज्वाला कैसे बन गई? क्या वाकई मेरी शामत आने वाली है? उस समय उसके मन में तरह तरह के विचारों की खिचड़ी पक रही थी। वह दुविधा का शिकार हो गया। वह ज्योति को कभी जीवनदायिनी समझने लगता तो कभी साक्षात मृत्युदायिनी समझने लगता। उसका कलेजा डर के मारे कभी कांप उठता तो कभी सोचने लगता कि अब चिड़िया शायद मेरे बुने जाल में फंसने वाली है। ईश्वर की मर्जी से मेरी दाल अब गलती हुई नजर आ रही है। यदि एक बार यह मेरे जाल में उलझ गई तो आजीवन मुक्त नहीं हो पाएगी। मौका मिलते ही इसका सारा गुरूर तोड़कर चकनाचूर कर दूंगा। यह हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। मेरी दासी बनकर छटपटाती ही रहेगी। मैं इसके दिल पर खुलकर राज करूंगा। इसका रूप रंग सब मेरा हो जाएगा। यह सोचता हुआ राघव जैसे तैसे ज्योति के निकट पहुंचा। तब ज्योति ने कड़क आवाज में पूछा, राघव, क्या माजरा है? आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है? यह सुनकर राघव लज्जा का अनुभव करते हुए बोला, मैडम, सच बात यह है कि मेरा बाप इलाके का एक बड़ा गुंडा बदमाश था, बल्कि यह कहिए कि वह एक डाकू था। वह लोगों के घरों में डकैती डालता। उसे हमें पढ़ाने लिखाने की थोड़ी भी फिक्र न थी। पढ़ाई लिखाई को वह हमेशा व्यर्थ समझता था। वह एक लंबी सांस लेकर बोला, मैडम, काफी समय बाद लूटपाट का जीवन त्याग कर सुधरने की और किसी तरह हम भाई बहनों को पढ़ाने लिखाने की सुध आई है। तब तक हमारी उम्र ज्यादा हो चुकी थी। आप देख ही रही हैं, अन्य छात्र मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं। ऐसी स्थिति में इनके बीच बैठकर पढ़ना लिखना मेरे वश की बात नहीं है। मुझे लज्जा महसूस होती है। यह मेरी नौकरी करने की उम्र है, पढ़ने लिखने की नहीं। अब आप ही बताइए, मेरा मन पढ़ाई में कैसे लग सकता है? राघव की बात सुनकर ज्योति जी शांत मन से बोली, अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो कहीं जाकर नौकरी कीजिए। बेवजह में अपना कीमती समय इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो? दूसरी बात यह बताइए कि क्या हर कक्षा में आप अक्सर ऐसा ही करते हैं? यह सुनते ही राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, बाकी कक्षाओं में भला ऐसी हसीन चीजें कहाँ हैं? और आजकल कोई नौकरी इतनी आसानी से मिलती ही कहाँ है? देश में मेरे जैसे न जाने कितने शिक्षित अभागे युवक बेरोजगार बनकर दरबदर की खाक छान रहे हैं। आज उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। ऐसे में मायूस होकर वे कई प्रकार के अपराध करने पर आमादा हैं। पढ़ लिख कर खेतों में ही हाड़तोड़ मेहनत करनी है तो शिक्षा दीक्षा का क्या अर्थ रह जाता है? शिक्षा संस्कार की जननी है। वह सबको संस्कार देकर योग्य और काबिल बनाती है। तब ज्योति जी राघव से बोली, चिंता मत कीजिए। यदि आप नौकरी करने के ही इतने प्रबल इच्छुक हैं, तो मैं आपको वचन देती हूँ कि आपको नौकरी मैं दिलाऊंगी। चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है। राघव अब भी दुविधाग्रस्त ही था। अभी तक उसकी चिंता कम न हुई, फिर भी वह कुछ साहस जुटाकर बोला,
परंतु मैडम, मैं कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा। यदि नौकरी करूंगा तो आन बान शान और शोहरत वाली ही करूंगा। यह सुनकर ज्योति जी हंसकर गंभीरता से बोली, मैं आपको ऐसी वैसी नहीं बल्कि शोहरत और शानदार नौकरी ही दिलाऊंगी। ऐसा कीजिए, यह लीजिए मेरे घर का पता और कल सुबह अपने सभी प्रमाण पत्रों के साथ वहां आ जाइए। कॉलेज से छुट्टी मिलने पर वह घर गई और अपने भाई से राघव के लिए अच्छी नौकरी दिलाने का अनुरोध किया। राघव काम तृष्णा में अंधा तो हो ही चुका था। घर पर बुलाने का ज्योति का आमंत्रण मिलते ही वह फूलकर कुप्पा हो गया। उसके हृदय में प्रसन्नता की लहरें उठने लगीं। उसका कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा, मन जोर से उछलने लगा। उसके मन में ख्याल आने लगा कि ऐसा मालूम होता है मेरी सोच बिल्कुल गलत थी, आथ मेरी चिंता बिल्कुल व्यर्थ ही साबित होती दिखाई दे रही है। मन में यह विचार आते ही उसकी मुराद पूरी होती हुई नजर आने लगी। उसकी सारी उदासी पल भर में न मालूम कहाँ छूमंतर हो गई। उसका मन मोर की तरह नाचने लगा। राघव सोचने लगा कि अब पंछी लगभग मेरे बिछाए जाल में फंसने को बिल्कुल तैयार है। घर पर आने का खुले मन से निमंत्रण देना इसका सबूत है। मगर दूसरे ही पल उसके मन में आता कि कहीं ऐसा न हो अपने घर पर प्रेम से बुलाकर यह चतुर चिड़िया मुझे ही अपने बिछाए हुए जाल में फंसा दे। उसे पाने के चक्कर में कहीं मुझे लेने के देने न पड़ जाएं। स्त्री जाति का कोई भरोसा थोड़े ही है। जब स्वयं परमपिता जगदीश्वर ही नहीं जान सकते तो आम आदमी की तो बिसात ही क्या है। किसी पुरुष की क्या मजाल कि किसी स्त्री को पहचान सके। पलक झपकते ही स्त्री कई रूप धारण कर सकती है, उसके पास कई रूप विद्यमान हैं। खुश होने पर वह किसी की तकदीर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। उसमें देवी का रूप भी मौजूद है और पिचासिनी का भी। वह वरदान भी देती है और नाराज होने पर अभिशाप भी। वह जैसे पुरुष को जन्म देती है वैसे ही उसे मिटा भी सकती है। मन में अजीब विचार आते ही राघव की रूह कांप उठती। उसे दिन में तारे नजर आने लगते। दिन इसी तरह सोच विचार करते बीत गया। राघव की उलझन किसी भी सूरत में कम न हुई। वह सारी रात सो न सका, रात भर करवटें ही बदलता रहा। सुबह होते ही वह तैयार होकर मुस्कुराते हुए ज्योति के घर की ओर चल पड़ा। साथ ही वह सोचता रहा कि आज मेरा सपना साकार होगा, मेरा सारा खटका मिट जाएगा, धन्य हो जाऊंगा मैं। वह मुझसे जब एकांत में अकेले में मिलेगी तो जी भर उसे प्यार करूंगा। मैं खुद को उस पर न्यौछावर कर दूंगा। आज मुझे जो खुशी मिलेगी वह मुझे जीवन भर नहीं मिल पाएगी। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। मेरा भरपूर प्रेम पाकर वह फिर कभी भूलकर भी मुझसे अलग न हो सकेगी। वह हरदम मेरे ही ख्यालों में खोई रहेगी। इतने में ज्योति का घर आ गया। राघव ने वहां जाकर दरवाजे पर लगी डोरबेल को बजा दिया। घंटी की आवाज सुनते ही ज्योति ने दरवाजा खोला। उस समय वह घर में अकेली थी। घर में कोई दूसरा व्यक्ति न था। दरवाजे के बाहर राघव को खड़े देखकर वह बोली, आ गए मिस्टर राघव, आइए अंदर आइए। घर के अंदर जाते ही वहां किसी और को न देखकर राघव के मन में लहरें उठने लगीं। उसका मन मचल उठा। ज्योति जी ने उसे करीने से सजे सोफे पर बैठने को कहा। वह धम्म से उस पर बैठ गया। उसे वहीं बिठाकर ज्योति रसोई के भीतर चली गई। उसके वहां से हटते ही राघव पुनः अपने सपनों के संसार में खोने लगा। तब तक ज्योति जी एक खूबसूरत तश्तरी में चाय के 2 प्यालों के साथ तरह तरह के नमकीन और बिस्कुट सजाकर ले आई। लीजिए चाय पीजिए मिस्टर राघव। वह मुस्कुराकर बोली। राघव ने बेधड़क चाय का 1 कप उठाया और थोड़ी सी नमकीन मुंह में डालते हुए चाय की चुस्कियां लेने लगा।
उसके मन में अब भी वही चिंता थी। वह चाहते हुए भी कुछ समझने में एकदम असमर्थ था। वह मानो हैरान सा हो चुका था। एक एक पल बिताना उसे भारी लग रहा था। वहां उसका दम घुटने लगा। बार बार यही सोचता कि ज्योति अब मुझसे क्या कहने वाली है। यह मुझे जीवनदान देगी या भूखी बाघिन के जैसे कहर बनकर मुझ पर टूट पड़ेगी। ज्योति एक कुशल और अनुभवी अध्यापिका थी। वह राघव के उत्पाती मन के भावों और उसकी उलझन को काफी हद तक भांप चुकी थी। उसे यह समझने में देर न लगी कि मुझे इस वक्त घर में अकेली पाकर यह मुझे किस निगाह से देख रहा है। लेकिन वह उससे कुछ बोली नहीं। प्याले की चाय खत्म होते ही ज्योति कहने लगी, मिस्टर राघव, अब आप एक काम कीजिए। आप जिले के पुलिस कप्तान के दफ्तर चले जाइए। संजय वर्मा मेरे बड़े सगे भाई हैं, वहां जाकर उनसे मिल लीजिए। वह आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको नौकरी मिल जाएगी और आपकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह सुनते ही मारे दहशत के राघव का कलेजा थर्रा उठा। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह अब अपने असली रूप में आ गई है। यह मुझे पुलिस के पास भेजकर काल कोठरी में भिजवाने का इंतजाम कर चुकी है। अब यह मुझे हर हाल में जेल भिजवाकर ही रहेगी। आज इसने मुझे कैसे संकट में डाल दिया। वहां चला जाऊं तो बुरा और न जाऊं तो भी बुरा। वहां जाने पर जेल जाने का खतरा और न जाने पर हाथ आती हुई नौकरी न मिलने का खतरा। तत्पश्चात यह सोचकर कि शायद मेरी शंका गलत हो और सच्चाई कुछ और ही हो, लाओ वहां जाकर अपने मन की तसल्ली तो कर ही लूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मन में यह विचार आते ही राघव बड़े उत्साह में आकर कप्तान साहब के ऑफिस की ओर चल दिया। वहां जाकर जब उसने संजय वर्मा के बारे में पूछा तो उसे जो कुछ भी मालूम हुआ उसे सुनते ही वह दंग रह गया। संजय वर्मा ही पुलिस कप्तान हैं, यह जानकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने घबराकर सा दांतों तले उंगली दबा ली। उसका माथा ठनकने लगा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। तभी उसके मन में आया कि वास्तव में अब जान की खैरियत नहीं है। मैं कितना बदनसीब हूं कि कड़ाही से निकलकर चूल्हे में आ गिरा। यह आदमी पुलिस वाला तो है ही, ज्योति का सगा भाई भी है। यह आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी मति मारी गई थी जो खुद ही चलकर शेर की गुफा में आ पहुंचा। इसके बावजूद नौकरी पाने की लालच में राघव कुछ हिम्मत करके कप्तान साहब के पास जाकर अदब से हकलाते हुए बोला, नमस्ते सर जी, मेरा नाम राघव है। मुझे आपके पास ज्योति मैडम ने भेजा है। अरे भाई, इतना घबरा क्यों रहे हैं? कप्तान साहब ने हंसकर पूछा। अगर ऐसे ही घबराएंगे तो पुलिस की नौकरी कैसे करोगे? इतना कहकर उन्होंने अपनी मेज की दराज से दरोगा की भर्ती के लिए एक फॉर्म निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे सही से भरकर अपनी फोटो लगाकर अभी मुझे दीजिए। ध्यान रहे इसमें कोई काटपीट न होने पाए। फॉर्म हाथ में आते ही राघव ने फौरन भरकर उसे कप्तान साहब के हाथ में थमा दिया। तब कप्तान मुस्कुराकर बोले, अब आप बेफिक्र घर जाइए, आपके घर चिट्ठी पहुंच जाएगी। भर्ती के दिन समय से आ जाइएगा। समझिए कि आपकी नौकरी पक्की हो गई। हम आपको दरोगा बनाएंगे। इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। संजय बाबू को धन्यवाद देकर राघव ने अपने घर की राह पकड़ ली, लेकिन उसकी अंतरात्मा कचोट उठी। अपनी घटिया मानसिकता और घटिया सोच पर उसे बहुत दुख हुआ। अगले ही रोज कॉलेज में जाकर अपराध बोध मन से सबके सामने ही उसने ज्योति से माफी मांगते हुए कहा, विशाल हृदय देवी, इस बदकिस्मत को क्षमा कर दीजिए। आप सचमुच कितनी महान हैं। मैं आपको क्या से क्या समझता रहा और आप क्या निकली।
मैं आप पर हमेशा बुरी नजर ही रखता रहा। आप जैसी सुशीला और पवित्र आत्मा वाली नेक स्त्री चिराग लेकर ढूंढने पर भी इस दुनिया में न मिलेगी। उसकी पीड़ा देखकर ज्योति बोली, राघव, अगर मैं तुम्हारी अंट शंट बातों पर ध्यान देती तो तुम्हारे जैसे बिगड़ैल छोकरों का सुधार कैसे होता। देर आए दुरुस्त आए, अपनी भूल का एहसास होने पर तुमने अपने अंदर छिपे शैतान को मार दिया। इससे बढ़कर मेरे लिए दूसरी खुशी और क्या होगी। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। और 1 सप्ताह बाद ही राघव को दरोगा की नौकरी मिल गई। ट्रेनिंग के बाद उसे दरोगा बना दिया गया। राघव को सारी झंझटों से छुटकारा मिल गया, पर नौकरी मिलते ही राघव को ज्योति जी के साथ अपनाए गए बचकाने व्यवहार पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अपने कर्मों पर बड़ा पश्चाताप हुआ। ज्योति ने राघव को ऐसी प्रेरणा दी कि उस दिन से उसने फिर किसी सुंदरी को न छेड़ने की कसम खा ली।